दोस्तों एक मूवी हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है स्नो वाइट। जी हाँ दोस्तों, इसका टीज़र ट्रेलर एक तरह से लॉन्च कर दिया गया है। ये एक फैंटेसी म्यूजिकल मूवी रहने वाली है। तो पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर सेल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। डिज्नी की स्नो वाइट 4 एक या बस स्नो वाइट मार्क वेब द्वारा निर्देशित एक आगामी अमेरिकी संगीत में फंतासी फिल्म है जिसकी पटकथा ग्रेटा गेरविग और एरिन क्रेसिडा विल्सन ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और मार्क प्लैट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित यह डिज्नी की 1937 की एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स का लाइव एक्शन रीमेक है, जो खुद ब्रदर्स ग्रिम की 1812 की परिकथा स्नो वाइट फिल्म में स्नो वाइट के रूप में रेचल जेगलर और ईविल क्वीन के रूप में गैल गैडोट है। 1937 की स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के रीमेक की योजना की पुष्टि अक्टूबर 2016 में हुई थी, जिसमें विल्सन को पटकथा लेखक के रूप में घोषित किया गया था। वेब ने मई 2019 में फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की और सितंबर 2019 में उन्हें निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। फिल्मांकन मुख्य रूप से मार्च से जुलाई 2022 तक इंग्लैंड के पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। जून 2024 में अतिरिक्त फिल्मांकन और पिकअप हुआ। फिल्म ने प्री रिलीज विवादों को जन्म दिया, जिसमें 2023 के सैग-आफ्ट्रा स्ट्राइक, कहानी में बदलाव और कलर ब्लाइंड कास्टिंग के दौरान जेगलर की मुखरता के खिलाफ आलोचना की गई। साथ ही बिना बौनेपन वाले अभिनेताओं ने मूल रूप से बौने किरदार निभाए। स्नो वाइट को संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा 21 मार्च 2025 को रिलीज किया जाना है। रालना रेचल जेगलर स्नो वाइट के रूप में 5, एमिलिया फॉचर युवा स्नो वाइट के रूप में 6, गैल गैडोट दुष्ट रानी के रूप में 7, एंड्रयू बर्नैप जोनाथन के रूप में 8, व्याध के रूप में अनुकाबिया 9, जादुई दर्पण के रूप में TBA, डुजोना गिफ्ट मेपल के रूप में 10, मार्टिन क्लेब्बा ग्रम्पी के रूप में 11, कॉलिन माइकल कारमाइकल की भूमिका अज्ञात है। शार उत्पादन विकास निर्देशक मार्क वेब बाय और पटकथा लेखक ग्रेटा गर्विग बीच में और एरिन क्रेसिडा विल्सन दाएं। 31 अक्टूबर 2016 को हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स का लाइव एक्शन रीमेक विकसित कर रहा था, जिसमें एरिन क्रेसिडा विल्सन पटकथा लिखने के लिए बातचीत कर रही थीं। 30 मई 2019 को यह बताया गया कि मार्क वेब फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे। 14 नवंबर 2021 में ग्रेटा गर्विग को पटकथा का सहलेखन करने की सूचना मिली थी। 15 गुरिंदर चड्ढा को भी इस काम के लिए काफी माना गया था। 16 रलाई जून 2021 में राहेल जेगलर को टिट्युलर भूमिका में लिया गया। 5 नवंबर में गैल गैडोट को ईविल क्वीन के रूप में लिया गया। 7 दिसंबर 2021 को एक्स्ट्रा के साथ एक साक्षात्कार के दौरान जेगलर ने खुलासा किया कि स्नो वाइट मूल की तुलना में बहुत मजबूत होगी। 17 लाइव एक्शन रीमेक में स्नो वाइट के युवा संस्करण की भूमिका निभाने के लिए एक युवा अभिनेत्री की नई कास्टिंग खोज की घोषणा की गई और एमिलिया फाउचर को कास्ट किया गया। 12 जनवरी 2022 को यह घोषणा की गई कि एंड्रयू बर्नप को मुख्य पुरुष भूमिका में जोनाथन नामक एक नए चरित्र के रूप में लिया गया। 8 द प्रिंस के चरित्र की जगह 9 क्लेबा ने पहले स्नो वाइट परिकथा पर आधारित पूर्व प्रस्तुतियों में इसी तरह की बौने भूमिकाएं निभाई थीं। 2001 में टेलीविजन के लिए बनी फिल्म स्नो वाइट द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल में फ्राइडे के रूप में और 2012 की फंतासी कॉमेडी मिरर मिरर में बुचर के रूप में। 11 कॉलिन माइकल कारमाइकल फिल्म में दिखाई देते हैं। जेगलर की 1937 की फिल्म की आलोचना। जेगलर ने मूल फिल्म
राजकुमार और स्नो व्हाइट के चरित्र की अस्वीकृति व्यक्त करने वाले बयानों पर आलोचना को आकर्षित किया। 65-66 उनकी टिप्पणियों के जवाब में कई लोगों ने स्नो व्हाइट को अधिक नारीवादी बनाने के लिए उनकी आलोचना की। 67 जबकि अन्य ने नारीवाद की गलत व्याख्या करने के लिए उनकी आलोचना की, जिसमें गर्लबॉस के आदर्श को बढ़ावा देने या पारंपरिक स्त्रैण भूमिकाओं की तलाश करने वाली महिलाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया गया, जो सत्ता या नेतृत्व में रुचि नहीं रखती है। एश्टन स्टीन, एक ब्रांड रणनीतिकार, ने महसूस किया कि जेगलर के बयानों से ऐसा लगता है कि उन्हें फिल्म के विपणन के लिए मीडिया प्रशिक्षण नहीं मिला था। औसत 69 डेविड हैंड, जिनके पिता ने इसी नाम से मूल एनिमेटेड फिल्म का सहनिर्देशन किया था, ने रीमेक की आलोचना की, इसे अपमानजनक बताया और सुझाव दिया कि उनके पिता और वॉल्ट डिज्नी अपनी कब्रों में पलट रहे होंगे। 70 इस विवाद के कारण रूढ़िवादी मीडिया संगठन द डेली वायर ने 16 अक्टूबर 2023 डिज्नी की 100वीं वर्षगांठ के दिन को स्ट्रीमिंग सेवा बेंटकी के शुभारंभ और मूल परिकथा के अपने स्वयं के लाइव एक्शन अनुकूलन की आगामी रिलीज की घोषणा की, जिसका शीर्षक स्नो व्हाइट एंड द एविल क्वीन है, जिसे डिज्नी के संस्करण के साथ प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास में 2025 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। 7 बौनों की पुनर्कल्पना। जनवरी 2022 में मार्क मैरन के WTF पॉडकास्ट पर एक साक्षात्कार के दौरान अभिनेता पीटर डिंकलेज, जो बौनेपन के एक रूप से पीड़ित है और जिन्होंने अपने करियर में बौने किरदार निभाए हैं, ने आगामी लाइव एक्शन स्नो व्हाइट रीमेक पर टिप्पणी की, इसे पिछड़ी कहानी के रूप में खारिज कर दिया। 72 डिंकलेज की टिप्पणियों के जवाब में डिज्नी ने कहा कि मूल एनिमेटेड फिल्म से स्टीरियोटाइप को मजबूत करने से बचने के लिए हम इन 7 पात्रों के साथ एक अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं और बौनेपन समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श कर रहे हैं। 73-74 बौनेपन से पीड़ित कई अन्य अभिनेताओं ने डिंकलेज की टिप्पणियों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, उन्हें लगा कि वह अनुचित रूप से उनकी ओर से बोल रहे हैं और उनकी भूमिकाओं का नुकसान कर रहे हैं। 6 जुलाई 2023 में बर्कशायर के प्रोडक्शन के फुटेज से पता चला कि फिल्म के लिए 7 बौनों का चित्रण फिर से किया गया था, जिसमें बौनेपन वाले केवल एक अभिनेता के साथ साथ अलग-अलग जातीयता के 6 अन्य गैर-बौने अभिनेता शामिल थे। 6 पुरुष और 1 महिला 7 व्यक्तियों के संबंधित समूह का चित्रण कर रहे थे, जिन्हें मूल रूप से जर्मन लोककथाओं के अलौकिक प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था, न कि वास्तविक मनुष्यों के रूप में। 76 शुरुआत में इन तस्वीरों के वास्तविक फिल्म निर्माण को दर्शाने वाली रिपोर्टों का खंडन करने के बाद डिज्नी ने बाद में पुष्टि की कि उन्होंने वास्तव में उत्पादन का चित्रण किया था, जिसमें स्टैंड-इन अभिनेताओं ने लीड की जगह ली थी। पहले से ही पुष्टि किए गए अभिनेता मार्टिन क्लेबा उक्त फुटेज में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 77-78 पात्रों को फिर से कल्पित करने के निर्णय की मुख्यधारा और सोशल मीडिया स्रोतों द्वारा अत्यधिक राजनीतिक रूप से सही होने के रूप में आलोचना की गई। 79 जैकस अभिनेता जेसन वी मैन एक्यूना ने बौने अभिनेताओं को कास्ट न करने के लिए डिज्नी की आलोचना की और बदलावों पर निराशा व्यक्त की। 80 एक्यूना ने कहा, आप उन नौकरियों को बदल रहे हैं जो लोगों को छोटे लोगों के रूप में मिल सकती थीं। यह बौनों के लिए है। आप स्नो व्हाइट और 7 औसत लोगों को क्यों काम पर रख रहे हैं? 81 पहलवान और अभिनेता डायलन पोस्टल भी डिंकलेज के दृष्टिकोण से असहमत थे और पियर्स मॉर्गन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने एक्यूना की भावनाओं को प्रतिध्वनित किया और एनिमेटेड फिल्म में बौने पात्रों के चित्रण का बचाव किया। 83 अक्टूबर 2023 में फिल्म की देरी की घोषणा के साथ डिज्नी ने फिल्म के लिए एक फर्स्ट लुक इमेज का अनावरण किया, जिसमें जेगलर ने स्नो व्हाइट का किरदार निभाया, साथ ही 7 ड्वार्फ्स, ये सभी CGI पात्र हैं, जिन्हें 1937 की फिल्म में उनके दिखावे के समान दिखने के लिए बनाया गया है। 49 इस घोषणा को शुरू में मिश्रित प्रतिक्रिया मिली थी, जिसमें फिल्म पर अभिनेताओं के बजाय विशेष प्रभावों के माध्यम से पात्रों को शामिल करने के स्टूडियो के फैसले की आलोचना की गई थी,
जिसके विवरण ने यह भी पुष्टि की कि स्टूडियो ने क्लासिक पात्रों को फिर से फिल्म में शामिल करने का दृढ़ संकल्प किया था। हालांकि कुछ लोगों ने बॉनो के चरित्र डिजाइन की आलोचना की है क्योंकि वे लगभग अनकैनी वैली क्षेत्र में झुकाव रखते हैं। फिल्माने स्नो व्हाइट के लिए फिल्मांकन मूल रूप से मार्च 2020 में वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया और लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे जुलाई 2020 तक विलंबित कर दिया गया। 22, 23, 24 अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्मांकन यूनाइटेड किंगडम में मार्च से जुलाई 2022 तक होगा। 26 प्रमुख फोटोग्राफी 7 मार्च 2022 को शुरू हुई। 27-15 मार्च को पाइनवुड स्टूडियो में आग लगने से प्रोडक्शन सेट क्षतिग्रस्त हो गया। मंच का निर्माण चल रहा था जब एक पेड़ में आग लग गई, जिससे बहुत बड़ी आग लग गई। 28 डिज्नी के एक स्रोत ने पुष्टि की कि कोई फिल्मांकन नहीं चल रहा था। 29 जेगलर के लिए लॉस एंजिल्स की यात्रा करने के लिए शूटिंग शेड्यूल को भी फिर से तैयार किया गया था ताकि वह 27 मार्च को अपने वेस्ट साइड स्टोरी सहयोगियों के समर्थन में 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह में भाग ले सकें। 30 जब जेगलर समारोह में भाग ले रहे थे, गैडोट ने उनके दृश्यों को फिल्माना शुरू कर दिया। 31 फोर्ब्स के साथ एक पॉडकास्ट साक्षात्कार के दौरान गैडोट ने खुलासा किया कि वह फिल्म में गाती और नृत्य करती है, जो कुछ ऐसा है जो चरित्र ने मूल में नहीं किया था। 32-22 अप्रैल को गैडोट ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया है। 33 बहुत बाद में कहा कि पहले डिज्नी खलनायक की भूमिका निभाना मजेदार और स्वादिष्ट था, यह महसूस करते हुए कि वह फिल्म के संगीत में होने के कारण अपनी आवाज बदलकर अधिक नाटकीय भूमिका बनाने में सक्षम थीं। 34, 35, 36, 37 अतिरिक्त फिल्मांकन जून 2024 में हुआ। 38、39、40。 दृश्य प्रभाव मूविंग पिक्चर कंपनी ने दृश्य प्रभाव प्रदान किए। 41 संगीत गीतकार बेज पासेक और जस्टिन पॉल, जिन्होंने पहले डिज्नी की 2019 की अलादीन की रीमेक के लिए 2 नए गीतों के बोल लिखे थे, फिल्म के लिए नए गाने लिखने के लिए तैयार है, जिसमें फ्रैंक चर्चिल और लैरी मोरे की मूल फिल्म के गाने भी शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें व्हिसल व्हाइल यू वर्क भी शामिल है, जिसकी पुष्टि जेगलर ने की थी। 13、42。 विपणन 9 सितंबर 2022 को डिज्नी की 2022 D23 एक्सपो प्रस्तुति के दौरान फिल्म का 30 सेकंड का पहला टीजर और साथ ही पहली झलक वाली तस्वीरें भी दिखाई गईं। कई प्रमुख सेटिंग्स की त्वरित झलकियां थीं, जिनमें जंगल में स्नो व्हाइट की झोपड़ी, रानी के महल का जटिल रूप से डिजाइन किया गया इंटीरियर और काई से ढका जंगल शामिल था। गैडोट की ईविल क्वीन के रूप में अपने जादुई दर्पण पर सवाल उठाने, स्नो व्हाइट के रूप में जेगलर और स्नो व्हाइट के हाथ में झरीले सेब के गिरने के साथ साथ गिरने की छोटी झलकियां भी थीं। 43 गैडोट ने अपनी भूमिका के बारे में कहा कि ईविल क्वीन की भूमिका निभाना उससे बहुत अलग था जो उसने पहले किया था। वह दिल के दूसरे छोर पर खेलने की आदी है, लेकिन उसे उसकी त्वचा के नीचे जाना बहुत सुखद लगा। 44-45 फिल्म का शीर्षक लोगो भी सामने आया। 46 वैनिटी फेयर के साथ एक साक्षात्कार में जेगलर ने फिल्म के आधुनिक अपडेट के बारे में किए जा रहे मजाक की आलोचना की, जिसमें लैटिना के रूप में स्नो व्हाइट की भूमिका में उनकी कास्टिंग भी शामिल थी, और उन्होंने फिल्म के दृष्टिकोण को संबोधित करते हुए कहा, लोग हमारे बारे में ये चुटकुले बना रहे हैं कि हम पीसी स्नो व्हाइट है, जहां ऐसा लगता है, हाँ, यह है, क्योंकि इसे इसकी जरूरत थी। यह एक 85 साल पुराना कार्टून है, और हमारा संस्करण एक युवा महिला के बारे में एक ताज़ा कहानी है, जिसका किसी दिन मेरा राजकुमार आएगा से परे एक कार्य है। राजेर जेगलर 47। जेगलर ने बाद में मूल फिल्म में हुए परिवर्तनों के बारे में कहा। मूल कार्टून 1937 में आया था और जाहिर है ऐसा ही हुआ था। इसमें एक ऐसे लड़के के साथ उसकी प्रेम कहानी पर
बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है जो सचमुच उसका पीछा करता है। अजीब, अजीब। हमने इस बार ऐसा नहीं किया। हमारे पास एक अलग दृष्टिकोण है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि बहुत से लोग मान लेंगे कि यह एक प्रेम कहानी है, क्योंकि हमने फिल्म में एक लड़के को कास्ट किया है, एंड्रयू बर्नैप, बढ़िया आदमी। यह उन चीजों में से एक है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर कोई अपनी धारणाएं बनाएगा कि यह क्या होने जा रहा है, लेकिन यह वास्तव में प्रेम कहानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, जो वास्तव में बहुत बढ़िया है। राजेर जेगलर 48 27 अक्टूबर 2023 को डिज्नी ने स्नो व्हाइट के साथ साथ बैशफुल, डॉक्टर, डोपे, ग्रम्पी, हैप्पी, स्लीपी और स्नीजी के रूप में जेगलर के साथ फिल्म की आधिकारिक पहली छवि जारी की। 49 जेगलर ने पुष्टि की कि फिल्म में बहुत सारे सीजीआई है, जिससे उन्हें घबराहट महसूस हुई। 42 ईविल क्वीन के रूप में गैडोट के फुटेज को 2024 सिनेमाकॉन में दिखाया गया था। 51 डिज्नी ने 2024 सिने यूरोप के दौरान नई फुटेज और फिल्म के पीछे के दृश्य प्रस्तुत किए। 52 पहला आधिकारिक टीजर ट्रेलर और पोस्टर 2024 D23। 54 टीजर ट्रेलर ने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने पहले 24 घंटों के दौरान 120 मिलियन से अधिक व्यू अर्जित किए, जिससे यह द लॉयन किंग के 2019 रीमेक के पहले ट्रेलर के बाद से लाइव एक्शन डिज्नी फिल्म के लिए सबसे अधिक देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया। इसके बावजूद ट्रेलर को दर्शकों से भारी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिन्होंने मूल फिल्म से विचलन, स्नो व्हाइट और बॉनो के चरित्र डिजाइन और आलोचना के लिए सीजीआई प्रभावों की भारी मात्रा को निशाना बनाया। 56 57 58 मुक्त करना 2022 D23 एक्सपो प्रेजेंटेशन के दौरान यह घोषणा की गई थी कि स्नो व्हाइट 2024 में रिलीज होगी। 59 15 सितंबर 2022 को फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मार्च 2024 घोषित की गई थी। 61 हालांकि अक्टूबर 2023 में फिल्म को एक साल की देरी से 21 मार्च 2025 तक के लिए टाल दिया गया था, जिसमें डिज्नी ने दावा किया था कि यह 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण था। 4 विवादों। स्नो व्हाइट की कास्टिंग। स्नो व्हाइट के रूप में लैटिना जेगलर की कास्टिंग, एक चरित्र जिसे मूल सामग्री में बर्फ की तरह सफेद त्वचा के रूप में वर्णित किया गया है, 62 ने कुछ विवाद को आकर्षित किया। 63 एंड्रयू गारफील्ड के साथ वैरायटी के एक्टर्स ऑन एक्टर्स सीरीज में दिखाई देने के दौरान जेगलर ने स्नो व्हाइट कास्टिंग बैकलैश पर कुछ टिप्पणियों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए यह संभव होगा। आप आमतौर पर लैटिन मूल की स्नो व्हाइट नहीं देखते हैं। भले ही स्पेनिश भाषी देशों में स्नो व्हाइट वाकई एक बड़ी बात है। ब्लैंका नीवेस एक बहुत बड़ी आइकन है, चाहे आप डिज्नी कार्टून की बात करें या सिर्फ अलग-अलग पुनरावृत्तियों और ग्रिम परी कथा और इसके साथ आने वाली सभी कहानियों की। लेकिन आप खास तौर पर ऐसे लोगों को नहीं देखते जो मेरे जैसे दिखते हैं, या मैं ही हूं जो इस तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। जब इसकी घोषणा की गई तो यह एक बड़ी बात थी जो कई दिनों तक ट्विटर पर ट्रेंड करती रही, क्योंकि सभी लोग नाराज थे। हमें उन्हें सही दिशा में प्यार करने की जरूरत है। दिन के अंत में मेरे पास एक ऐसा काम है जिसे करने के लिए मैं वाकई उत्साहित हूं। मुझे एक लैटिना राजकुमारी बनने का मौका मिला। मार्क प्रेस्टन वेब एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और संगीत वीडियो निर्देशक है। वेब ने 2009 में रोमांटिक कॉमेडी 500 डेज ऑफ समर के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 का निर्देशन किया, जिसे बाद में 2021 में मार्वल स्टूडियो द्वारा वेबवर्स करार दिया गया। 2 उन्होंने ड्रामा फिल्मों गिफ्टेड और द ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क दोनों 2017 और स्नो व्हाइट 2025 की आगामी डिज्नी रीमेक का भी निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन।
वेब का जन्म ब्लूमिंगटन, इंडियाना में हुआ था। वे मार्गरेट रूथ नीस्टॉकर के बेटे हैं, जो एक वैज्ञानिक है, और नॉर्मन लोट वेब, जो विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में गणित शिक्षा में काम करते हैं। 1-3 जब वे 18 महीने के थे, तो वेब का परिवार मेडिसन, विस्कॉन्सिन चला गया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। 4-5 उन्होंने 1992 में मेडिसन वेस्ट हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद कोलोराडो कॉलेज 4 और विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां से उन्होंने अंग्रेजी की डिग्री के साथ स्नातक किया। 6 आजीविका। वेब ने संगीत वीडियो निर्देशन में हाथ आजमाने से पहले एक संपादक के रूप में अपना काम शुरू किया। उन्होंने द डेली बीस्ट को बताया, मैंने जो पहला वीडियो बनाया वह बर्मिंघम, अलबामा में द शेम आइडल्स नामक एक बैंड के लिए था, और मैंने इसके लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया और मेरी मां ने इसे पूरा करने के लिए मुझे लगभग $500 उधार दिए। यह वास्तव में एक सुपरहीरो के बारे में था, एक कैटवुमन जैसी चीज। यह महिला जिसने पोशाक को एक साथ सिल दिया, और हमने इसे 16 मिमी फिल्म पर शूट किया। आप इसे कहीं भी नहीं देख सकते हैं, और यह यूट्यूब पर नहीं है, और मुझे खुशी है कि यह नहीं है। पहला वीडियो जो दिखाया गया वह कैनेडियन रोज नामक एक ब्लूज ट्रैवलर वीडियो था, लेकिन मैंने इसके लिए केवल अवधारणा का काम किया। 7 1999 और 2009 के बीच उन्होंने गुड चार्लोट, इवानेसेंस, AFI, 3 डोर्स डाउन, ग्रीन डे, माई केमिकल रोमांस और स्नो पेट्रोल जैसे वीडियो का निर्देशन किया। उनकी पहली फीचर लेंथ फिल्म 500 डेज ऑफ समर, जिसमें जोसेफ गॉर्डन लेविट और जूई डेशनेल ने अभिनय किया था, जुलाई 2009 में सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के साथ रिलीज हुई थी। 9 जनवरी 2010 में कोलंबिया पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन फिल्म फ्रेंचाइजी के रीबूट द अमेजिंग स्पाइडरमैन को निर्देशित करने के लिए वेब को काम पर रखा, जिसे जुलाई 2012 में रिलीज किया गया और जिसमें एंड्रयू गारफील्ड और एम्मा स्टोन ने अभिनय किया। 10 वह सीक्वल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का निर्देशन करने के लिए लौटे, जिसे 2 मई 2014 को रिलीज किया गया था। 2021 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU फिल्म स्पाइडर मैन मार्वल स्टूडियोज के लिए नो वे होम। 2 नवंबर 2021 में यह भी पता चला कि उन्हें सैम राइमी के साथ फिल्म के लिए रचनात्मक सलाहकार के रूप में लाया गया था। 11 2015 में वेब ने सैमसंग और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बीच साझेदारी के लिए प्रचार विज्ञापनों का निर्देशन किया। 12 पुद्धरन आवश्यक। वेब हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में DNA और यूनाइटेड किंगडम में एकेडमी प्रोडक्शंस लिमिटेड के साथ अनुबंधित है। फरवरी 2019 में उन्होंने 2016 की जापानी एनीमे फिल्म योर नेम 13 के लाइव एक्शन रीइमेजिनेड संस्करण को निर्देशित करने के लिए हस्ताक्षर किए, इससे पहले कि उन्हें 18 सितंबर 2020 को ली इसाक चुंग और 1 साल बाद कार्लोस लोपेज एस्ट्रारा 14 द्वारा बदल दिया गया। मई 2019 में यह घोषणा की गई थी कि वेब डिज्नी की स्नो व्हाइट और 7 ड्वार्फ्स के लाइव एक्शन रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। शो 2013 में क्रिस्टोफर कीसर और वेब ने मिस्ट्री ड्रामा द सोसाइटी को शोटाइम में पेश किया, लेकिन बाद में नेटवर्क ने श्रृंखला को पारित करने का फैसला किया। 16 नेटफ्लिक्स ने पिच को एक श्रृंखला में बदल दिया। कीसर द्वारा निर्मित और कीसर और वेब दोनों द्वारा निर्मित द सोसाइटी का प्रीमियर 19 मई 2019 को हुआ। 17 जुलाई 2019 में यह घोषणा की गई कि वेब और उनकी ब्लैक लैम्प प्रोडक्शन कंपनी ने ABC स्टूडियो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 18 मार्च 2022 में वेब ने जैक डीन द्वारा लिखित अलौकिक थ्रिलर डे ड्रिंकर का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। टेक 9 व्यक्तिगत जीवन। 8 जून 2018 को वेब की गर्लफ्रेंड जेन हरमन ने एक बेटी जॉर्जिया को जन्म दिया। 20 इस जोड़े ने 4 अक्टूबर 2019 को शादी की। 21 5 अप्रैल 2021 को एक बेटे वाल्टर का जन्म हुआ।
ग्रेटा सेलेस्टे गेरविग बटा RW/GUR विग, एक जन्म 4 अगस्त 1983, एक अमेरिकी अभिनेत्री, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक है। शुरुआत में विभिन्न मम्बलकोर फिल्मों पर काम करने के लिए जानी जाती थीं। 2-3 उन्होंने तब से स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय और सहलेखन से लेकर प्रमुख स्टूडियो फिल्मों के निर्देशन तक का विस्तार किया है। गेरविग को 2018 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक टाइम 100 सूची में शामिल किया गया था। गेरविग ने अपने करियर की शुरुआत जो स्वानबर्ग के साथ हन्ना टेक्स द स्टेयर्स 2007 और नाइट्स एंड वीकेंड्स 2008 जैसी फिल्मों में काम करके की थी। 5 उन्होंने अपने पति नोआह बाउम्बैक के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें ग्रीनबर्ग 2010 और फ्रांसेस हा 2012 शामिल है, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला, मिस्ट्रेस अमेरिका 2015 और व्हाइट नॉइज 2022। उन्होंने व्हिट स्टिलमैन की डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस 2011, वुडी एलेन की टू रोम विद लव 2012, रेबेका मिलर की मैगीज प्लान 2015, पाब्लो लारेन की जैकी 2016, माइक मिल्स की 20th सेंचुरी वुमेन 2016 और वेस एंडरसन की आइल ऑफ डॉग्स 2018 जैसी फिल्मों में भी काम किया। 6-7 एक एकल फिल्म निर्माता के रूप में गेरविग ने आने वाली उम्र की फिल्में लेडी बर्ड 2017 और लिटिल वुमेन 2019 और फंतासी कॉमेडी बार्बी 2023 लिखी और निर्देशित की है, जिनमें से सभी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। लेडी बर्ड के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। 8 और लिटिल वुमेन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बार्बी, जिसे उन्होंने बॉम्बैक के साथ मिलकर लिखा था, एक एकल महिला निर्देशक की एकमात्र फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 9 और उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गेरविग का जन्म कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में हुआ था और वह रिवर पार्क पड़ोस में पली बड़ी। 11 वह क्रिस्टीन, एक OBGYN नर्स और गॉर्डन गेरविग की बेटी है, जिन्होंने छोटे व्यवसाय ऋणों पर क्रेडिट यूनियन के लिए काम किया था। 11-12 वह अपने माता-पिता के करीब है और वे फ्रांसेस हा में उनके चरित्र के माता-पिता के रूप में दिखाई देते हैं। 12 उसका एक बड़ा भाई, एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट और एक बहन, समान रोजगार अवसर आयोग में एक प्रबंधक है। 13-14-15 गेरविग का वंश जर्मन है। 14 गेरविग का पालन पोषण एक यूनिटेरियन यूनिवर्सलिस्ट के रूप में हुआ था। 16 उन्होंने सैक्रामेंटो के एक सभी लड़कियों के कैथोलिक स्कूल सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल में पढ़ाई की और 2002 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12-17 उन्होंने खुद को एक गहन बच्ची के रूप में वर्णित किया है। 18-19 गेरविग ने नृत्य में प्रारंभिक रुचि दिखाई और बाद में प्रतिस्पर्धी तलवारबाजी में शामिल हुई, लेकिन उच्च लागत के कारण उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। 19-20 उनका इरादा न्यूयॉर्क में संगीत थिएटर में डिग्री पूरी करने का था, हालांकि उन्होंने अंग्रेजी और दर्शनशास्त्र में डिग्री के साथ बर्नार्ड कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 19-21 कक्षा के बाहर उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय वर्सिटी शो में अपनी छात्रावास की साथी केट मैकिनोन के साथ प्रदर्शन किया, जिन्होंने गेरविग की बार्बी 2023 में अभिनय किया था। 22-23 आजीविका 2006 से 2009 प्रारंभिक कार्य 2008 में गेरविग मूल रूप से एक नाटककार बनना चाहती थीं, लेकिन जब उन्हें नाटक लेखन MFA कार्यक्रमों में भर्ती नहीं किया गया तो उन्होंने अभिनय की ओर रुख किया। 2006 में, जब वह अभी भी बर्नार्ड में पढ़ रही थीं, उन्हें जो स्वानबर्ग की LOL में एक छोटी भूमिका में लिया गया था और जे और मार्क डुप्लास की बैगहेड में दिखाई दीं।
उन्होंने स्वानबर्ग के साथ एक साझेदारी शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों ने हन्ना टेक्स द स्टेयर्स 2007 का सहलेखन किया और नाइट्स एंड वीकेंड्स 2008 पर लेखन और निर्देशन दोनों कर्तव्यों को साझा किया। इन फिल्मों के माध्यम से वह उभरते मम्बलकोर फिल्म आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जानी गई। 2, 3 और उन्हें अक्सर इट गर्ल के रूप में संदर्भित किया जाता था। 5, 24, 25 आंदोलन के साथ अपने लगातार जुड़ाव के बावजूद गेरविग को मम्बलकोर शब्द नापसंद है और उन्होंने यह कहकर शैली का बचाव किया है, लोगों को एक फिल्म समारोह में एक फिल्म के संस्करण की आदत हो गई थी जो कि बाद में आपके द्वारा बनाई जाने वाली वास्तविक फिल्म के लिए एक कॉलिंग कार्ड की तरह थी। इन फिल्मों के बारे में जो अलग था वह यह था कि ये फिल्म निर्माता इस तरह थे, कोई दूसरी फिल्म नहीं है, यह असली फिल्म है। 26. हालांकि उनका कई अन्य मम्बलकोर फिल्म निर्माताओं के साथ जुड़ाव था और वे कई फिल्मों में नजर आईं, लेकिन मुख्यधारा की सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। अपने जीवन के इस दौर के बारे में गेरविग ने कहा, मैं वास्तव में उदास थी। मैं 2008 में 25 साल की थी और सोच रही थी, यह मेरा सबसे अच्छा समय है और मैं दुखी हूं, लेकिन मुझे लगा कि अभिनय मेरे लिए हो रहा है और मैं अभिनय कक्षाओं में वापस चली गई। 19 खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए उन्होंने एक नानी और एसएटी के लिए एक ट्यूटर के रूप में काम किया। 2010 से 2016 स्वतंत्र फिल्में। 2010 में गेरविग ने नोआ बाउम्बैक की ग्रीनबर्ग में बेन स्टिलर, राइज इफेंस और जेनिफर जेसन लेह के साथ अभिनय किया। 28, 29 इस और अन्य फिल्मों में उनके काम के मूल्यांकन में द न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचक एओ स्कॉट ने गेरविग को एक सिनेमाई शैली के राजदूत के रूप में वर्णित किया जो अक्सर शैली के विचार के विपरीत लगता है। स्कॉट ने लिखा, वह एक परियोजना पर लग रही है, हालांकि टुकड़ों में और मामूली पैमाने पर, यह परिभाषित करने के लिए कि जब हम अभिनय के बारे में बात करते हैं तो हम किस बारे में बात करते हैं। 30 2010 में गेरविग ने जिमी किमेल लाइव पर अपना पहला टॉक शो प्रदर्शित किया। 2011 से 2015 तक उन्होंने एडल्ट स्विम एनिमेटेड 2011 में उन्हें द करेक्शंस के HBO पायलट रूपांतरण में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, जिसे हालांकि सीरीज में नहीं लिया गया था। 19 उसी वर्ष उन्होंने व्हिट स्टिलमैन की कॉमेडी डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस 2011 में भी अभिनय किया, जिसका प्रीमियर वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। आलोचक रोजर एबर्ट ने फिल्म की तुलना पीजी वोरहाउस के उपन्यासों से की और गेरविग के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, वह भी भाग्यशाली है कि उन्हें गेरविग में एक ऐसी अभिनेत्री मिली जो एक ऐसी महिला का किरदार निभाने के लिए एकदम सही नोट ढूंढती है, जो आपसे बेहतर सब कुछ जानती है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वह इसके बारे में अरियल है, वह बस दयालु है। 31 2014 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गेरविग और बॉम्बैक ने बॉम्बैक की अगली फिल्म फ्रांसेस हा का सहलेखन किया, जिसे सितंबर 2012 से फेस्टिवल सर्किट का दौरा करने के बाद मई 2013 में रिलीज किया गया था। गेरविग ने शीर्षक भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। 33 द न्यू यॉर्कर के रिचर्ड ब्रॉडी ने लिखा, गेरविग एक गैर-अभिनेता की तरह अभिनय करने के लिए प्रसिद्ध हो सकती है, लेकिन वह एक असाधारण रूप से निपुण अभिनेता है, जैसा कि उन्होंने डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस में साबित किया है, और यहाँ वह फिल्म को अपनी पीठ पर रखती है और इसे शुरू से अंत तक ले जाती है, अपनी पिछली फिल्मों की सहज प्रेरणा और व्यक्तिगत उपस्थिति को जोड़ती है। 34 बॉम्बैक के साथ उनका तीसरा सहयोग, मिस्ट्रेस अमेरिका, अगस्त 2015 में आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाओं के साथ जारी किया गया था। 36 फरवरी 2014 में गेरविग ने 64वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी सदस्य के रूप में काम किया। 37 मई 2014 में गेरविग ने न्यूयॉर्क के ल्यूसिले लोरटेल थिएटर में पेनेलोप
स्किनर की द विलेज बाइक में बेकी के रूप में अपनी पहली प्रस्तुति दी। प्रोडक्शन ने मिश्रित समीक्षा अर्जित की, लेकिन उनके प्रदर्शन की कई लोगों ने प्रशंसा की, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेन ब्रेंटली भी शामिल थे, जिन्होंने लिखा, सुश्री गेरविग ने फ्रांसेस हा और ग्रीनबर्ग जैसी फिल्मों में दिखाए गए ऑफ बैलेंस, खुले चेहरे की उपस्थिति का उपयोग हमें उस क्षण से बांधने के लिए किया जब हम उन पर नजर डालते हैं। उन्होंने कहा, गेरविग एक चट्टान के किनारे पर सवारी करने के लिए एकदम सही व्यक्ति निकलीं। 38 यह शो जून के अंत तक चला। 3/9/40 उन्हें 2014 में हाउ आई मेट योर मदर के स्पिन-ऑफ हाउ आई मेट योर डैड में मुख्य भूमिका में लिया गया था। 41 लेकिन इसे सीरीज में नहीं चुना गया। 42 गेरविग की अगली अभिनीत भूमिका रेबेका मिलर की मैगीज प्लान में थी, जिसका प्रीमियर 2015 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक चयन के रूप में हुआ। 43 जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 44 45 46 फिल्म को 2016 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल और 66वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। पीटर ब्रैडशॉ ने गेरविग के प्रदर्शन की तुलना एनी हॉल से की और फिल्म को एक मजाकिया और तीखी कॉमेडी बताया। 47 उसी वर्ष गेरविग ने पाब्लो लारेन की ड्रामा फिल्म जैकी में व्हाइट हाउस की सोशल सेक्रेटरी नैन्सी टकरमैन की सहायक भूमिकाएं निभाईं। 48 और माइक मिल्स की आने वाली उम्र की कॉमेडी 20वीं सदी की महिलाओं में एबिगेल पोर्टर की भूमिका निभाई। 49 दोनों प्रदर्शनों के लिए प्रशंसा अर्जित की, विशेष रूप से उत्तरार्ध में उनके काम के लिए, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 6 इसके अलावा 2016 में उन्होंने कॉमेडी सीरीज द मिंडी प्रोजेक्ट के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 50 2017 से 2019 निर्देशन पर फोकस। 2018 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गेरविग। 2017 में गेरविग ने आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म लेडी बर्ड के साथ नाइट्स एंड वीकेंड्स का सहनिर्देशन करने के बाद अपने एकल निर्देशन की शुरुआत की, जिसे उन्होंने लिखा भी था। 51 इसमें साओर्से रोनन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 52 लेडी बर्ड का प्रीमियर टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ और नवंबर 2017 में इसे नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म ने दुनिया भर में अपने $10 मिलियन के बजट के मुकाबले $78 मिलियन से अधिक की कमाई की। लेडी बर्ड को आलोचकों की प्रशंसा मिली। समीक्षकों ने विशेष रूप से गेरविग की पटकथा और निर्देशन की सराहना की। 53 फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू, अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट और टाइम पत्रिका ने 2017 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक चुना था। 55 56 57 समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज के अनुसार इसे लगातार 196 सकारात्मक समीक्षाएं दी गई, जिससे यह सबसे अधिक ताज़ा समीक्षाओं का रिकॉर्डधारक बन गया। 58 जब तक कि दिसंबर 2017 में पहली सरी हुई समीक्षा नहीं आ गई। 59 2019 तक उपरोक्त वेबसाइट पर इसकी 99% रेटिंग थी। 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में लेडी बर्ड ने बेस्ट मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी और साओर्से रोनन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार जीता और लॉरी मेटकाफ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और गेरविग के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। 90वें एकेडमी अवार्ड्स में इसे गेरविग के लिए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, रोनन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मेटकाफ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। नामांकन की घोषणा के साथ गेरविग ऑस्कर के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित होने वाली 5वीं महिला बन गईं। 8 जब उन्हें नामांकन के बारे में पता चला, तो गेरविग ने कहा कि वह हंसने, रोने और खुशी से चिल्लाने की विभिन्न अवस्थाओं में थीं। 2018 में लेडी बर्ड की सफलता के बाद गेरविग वेस एंडरसन की स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म आइल ऑफ डॉग्स की आवाज कलाकारों का हिस्सा थीं,
जिसका प्रीमियर 68वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आलोचकों की प्रशंसा के लिए हुआ था और इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 62 जून 2018 में यह घोषणा की गई थी कि गेरविग लुइसा में अल्कोट के उपन्यास लिटिल वुमेन के एक नए फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगी, जिसकी पटकथा लिखने के लिए उन्हें पहले काम पर रखा गया था। रोनन के नेतृत्व में एक कलाकारों की टुकड़ी के साथ 63, 64, 65 लिटिल वुमेन को दिसंबर 2019 में व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था। 66 92वें अकादमी पुरस्कारों ऑस्कर विवाद के हिस्से के रूप में इस फिल्म का अक्सर उल्लेख किया गया था, जब किसी भी महिला, गेरविग सहित, को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामित नहीं किया गया था, एक ऐसा अपमान जिसे हिलेरी क्लिंटन और सैटरडे नाइट लाइव ने सार्वजनिक रूप से दूसरों के बीच नोट किया था। 68 गेरविग का नाम उन पोशाकों में से एक था जिसे अभिनेत्री नताली पोर्टमैन ने समारोह में पहना था, जिसमें उस वर्ष के समारोह से उपेक्षित महिला निर्देशकों के उपनाम थे। 69 2020 वर्तमान बारबी और नई परियोजनाएं। 2023 में बारबी के लिए आयोजित रिसेप्शन में गेरविग ने बॉम्बैक की 2022 की फिल्म व्हाइट नॉइज में एडम ड्राइवर के साथ सहाभिनय किया, जिसे नेटफ्लिक्स के लिए डॉन डिलिलो के इसी नाम के उपन्यास से रूपांतरित किया गया था। फिल्म ने 79वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और 7वें न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव दोनों को खोला और इसे 2022 के अंत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया। 70 गेरविग ने बॉम्बैक के साथ वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए फंतासी कॉमेडी बारबी का निर्देशन और सहलेखन भी किया, जो मैटल की बारबी फैशन डॉल्स पर आधारित है। इसका फिल्मांकन 2022 में समाप्त हुआ और 21 जुलाई 2023 को नाटकीय रूप से खुला। फिल्म में रयान गोसलिंग, गुड़िया केन के रूप में के साथ मार्गोट रोबी शीर्षक भूमिका में है। 71 72 73 फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। 74 इसे आलोचकों की प्रशंसा और अन्य प्रशंसाएं मिली, जिनमें 8 अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए गेरविग भी शामिल है। नवंबर 2021 में यह बताया गया कि गेरविग ने डिज्नी की आगामी लाइव एक्शन फिल्म स्नो व्हाइट की पटकथा पर काम किया था। 75 जुलाई 2023 में न्यू यॉर्कर ने बताया कि उन्हें नेटफ्लिक्स द्वारा C.S. लुइस की द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पुस्तक श्रृंखला के 2 फिल्म रूपांतरणों को लिखने और निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। गेरविग के टैलेंट एजेंट जेरेमी बार्बर ने कहा कि वह छोटे पैमाने के नाटकों से आगे बढ़ना चाहती थी, जिसके लिए वह जानी जाती थी, और उसकी महत्वाकांक्षा बड़े स्टूडियो निर्देशक बनने की थी। 76 2024 में गेरविग ने 2024 के कान फिल्म महोत्सव की आधिकारिक प्रतियोगिता के लिए फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्षता की। वह कान फिल्म महोत्सव में जूरी अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाली पहली अमेरिकी महिला निर्देशक बनी। 77 निर्देशकीय शैली। गेरविग की फिल्में उनके अपने अनुभवों पर आधारित होती है। लेडी बर्ड के सेट पर एक बिहाइंड द सीन वीडियो में उन्होंने कहा, मैं अपनी जिंदगी से चीजों से शुरुआत करती हूं, फिर बहुत जल्दी वे अपनी कक्षा में चली जाती है। 78 गेरविग अपने अभिनेताओं पर भी अपने व्यक्तित्व को अपने अभिनय में शामिल करने का दबाव डालती है और अपने लेखन और निर्देशन के बारे में कहती है, यह सब अभिनेताओं के बारे में है। 78 इसके विपरीत, वह थोड़ी सी लाइन इम्प्रोवाइजेशन की अनुमति देती है और स्क्रिप्ट का काफी बारीकी से पालन करती है। शार मैकलीन्स के साथ एक साक्षात्कार में गेरविग ने अपने काम में वुडी एलन को एक प्रमुख प्रभाव के रूप में उद्धृत करते हुए कहा, उनके प्रभाव को मापना कठिन है क्योंकि यह बहुत गहरा है। 79-80 उनके अन्य प्रभावों में हॉवर्ड हॉक्स, अर्नस्ट लुबिच, कैरोल लोम्बार्ड, जॉन डिडियन, पैटी स्मिथ, फेडेरिको फेलिनी, चैंटल एकरमैन, क्लेयर डेनिस, मिया हैंसेन लोव, जॉन ह्यूस्टन, माइक ले और एग्नेस वर्दा शामिल है। 81 82 83 84
व्यक्तिगत जीवन। गेरविग मैनहट्टन में फिल्म निर्माता नोआह बॉम्बैक के साथ रहती है, जो 2011 के अंत से उनके साथी है। 85-86 उनके 2 बेटे हैं, जिनका जन्म मार्च 2019 और फरवरी 2023 में हुआ। 87-88 अपने रिश्ते के 12 साल बाद गेरविग और बॉम्बैक ने दिसंबर 2023 में न्यूयॉर्क सिटी हॉल में शादी कर ली। 89、गेरविग को ध्यान घाटे की अति सक्रियता विकार का निदान किया गया है। राहेल जेगलर बटा जेडेलार बटा एक जन्म 3 मई 2001 एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका है। वह स्टीवन स्पीलबर्ग के संगीत रूपांतरण वेस्ट साइड स्टोरी 2021 में मारिया की भूमिका निभाकर अपनी पहली फिल्म से प्रसिद्धि में आईं, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 2023 में उन्होंने शाजम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में एंथिया और द हंगर गेम्स, द बैलाड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स में लूसी ग्रे बेयर्ड की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। राहेल जेगलर का जन्म 3 मई 2001 को हैकेसेक, न्यू जर्सी में जीना और क्रेग जेगलर के घर हुआ था। 3, 4, 5 उनका नाम टीवी सीरीज फ्रेंड्स की काल्पनिक पात्र राहेल ग्रीन के नाम पर रखा गया था। 6 उनकी एक बड़ी बहन है, जिसका नाम जैकलीन है। 7 उनकी मां कोलंबियाई मूल की है। उनकी नानी 1960 के दशक में बेरेंकविला, कोलंबिया से संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गईं। 8 उनके पिता पोलिश मूल के हैं। 9, 10 अपनी जातीयता के कारण जेगलर को एक बच्चे के रूप में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। 3-4 साल की उम्र में जेगलर ने अपना पहला ब्रॉडवे शो ब्यूटी एंड द बीस्ट देखा। जेगलर को पहली अभिनय भूमिका तब मिली जब वह 12 साल की थीं, जब उन्होंने फिडलर ऑन द रूफ के एक नाटक में शप्रिंजे की भूमिका निभाई थी। तब उन्होंने तय किया कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती है, इसलिए उन्होंने आवाज और अभिनय की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। 3、आजीविका। जेगलर ने हाई स्कूल में रहते हुए कई संगीत में अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत की। ब्यूटी एंड द बीस्ट 2016 में बेले, द लिटिल मरमेड 2017 में एरियल, 1142वीं स्ट्रीट 2018 में डोरोथी ब्रॉक और श्रेक द म्यूजिकल 2019 में राजकुमारी फियोना की भूमिका निभाई। 12-13 सभी 4 प्रदर्शनों के लिए उन्हें अभिनेत्री की प्रमुख भूमिका श्रेणी में मेट्रो पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 12 उनकी अन्य भूमिकाओं में लीगली ब्लोंड में सेरेना, लेस मिजरेबल्स में कॉसेट और थोरोली मॉडर्न मिल्ली में मिल्ली शामिल है। 14 उनका यूट्यूब चैनल जुलाई 2015 से सक्रिय है। 15, 16, 17 2022 तक ए स्टार इज बॉर्न से शैलो गाते हुए उनके वीडियो को ट्विटर पर 12.2 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। 18、9、 2019 में जेगलर। जनवरी 2018 में निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने वेस्ट साइड स्टोरी के एक नए फिल्म रूपांतरण के लिए ट्विटर के माध्यम से एक ओपन कास्टिंग कॉल पोस्ट किया। 19 उस समय 16 साल की जेगलर ने टुनाइट और आई फील प्रिटी गाते हुए खुद के वीडियो के साथ कास्टिंग कॉल ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने 2017 में बर्गन परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में भूमिका निभाई थी। 20-9 उन्हें मारिया की भूमिका के लिए 30,000 से अधिक आवेदकों में से चुना गया था, जो उनकी फिल्मी शुरुआत थी। 21 यह फिल्म दिसंबर 2021 में रिलीज हुई। 22 और आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा अर्जित की। 23, 24, 25 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड का नामांकन मिला और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 26, 27 जिससे वह उस श्रेणी में जीतने वाली कोलंबियाई मूल की पहली अभिनेत्री बन गई और साथ ही 20 साल की उम्र में उस श्रेणी में सबसे कम उम्र की विजेता भी बन गईं। 28、उन्होंने सुपरहीरो फिल्म शाजम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स
2023 में एंथिया के रूप में अभिनय किया। 29 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। 30 उन्होंने हंगर गेम्स प्रीक्वल द हंगर गेम्स द बैलाड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स के 2023 के फिल्म रूपांतरण में नायक लूसी ग्रे बेयर्ड की भूमिका निभाई। 31 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। 32 इंडीवायर के डेविड ए लरिच ने जेगलर की प्रशंसा करते हुए लिखा, वह वाइल्ड रोज कोडेड प्रदर्शन में बिल्कुल मनोरम है, जो कि दक्षिणी साहस और चौड़ी आंखों वाले आतंक के बराबर है। यह मल्टीप्लेक्स अभिनय का चमत्कार है। ए लरिच ने उनके प्रदर्शन की बारीकियों पर भी ध्यान दिया और कहा, जेगलर जानती है। 33 इसके बाद वह काइल मूनी की निर्देशन वाली पहली फिल्म Y2K में दिखाई दी, जिसे A24 द्वारा निर्मित किया गया था। 34 जिसका डेब्यू 2024 में साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में हुआ। 35वह विकी जेनसन द्वारा निर्देशित एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म स्पेलबाउंड में मुख्य किरदार को आवाज देंगी, जिसे 2024 में रिलीज किया जाना है और इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होगा। 36 37 उन्हें स्नो व्हाइट में शीर्षक चरित्र के रूप में लिया गया है, जो 1937 की एनिमेटेड डिज्नी फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण है, जिसे मार्च 2025 में रिलीज किया जाना है। 38 39 जेगलर 2024 में बाद में जैक एंटोनॉफ के संगीत के साथ सैम गोल्ड द्वारा निर्देशित विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के संगीत रूपांतरण में जूलियट की भूमिका निभाते हुए अपना ब्रॉडवे डेब्यू करने के लिए तैयार है। 40मीडिया में 2021 में जेगलर को द रिंगर के द बिग पिक्चर पॉडकास्ट की 35 से कम उम्र के शीर्ष 35 अभिनेताओं की सूची में 34वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। 41 वह फोर्ब्स 30 अंडर 30 वर्ग की 2022 सूची में शामिल है। 42 इसके अलावा 2021 में एपी एंटरटेनमेंट ने उन्हें 2021 के ब्रेकथ्रू एंटरटेनर्स में से एक के रूप में नामित किया। 43 वह स्टीफन सोंडाइम के सम्मान में 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के इन मेमोरियम सेगमेंट का हिस्सा थीं, जिसमें बेन प्लैट, सिंथिया एरिवो और लेस्ली ओडम जूनियर भी शामिल थे। 44 उन्हें शुरू में वेस्ट साइड स्टोरी में शामिल अपने सहयोगियों का समर्थन करने के लिए 2022 के 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए थे। 45 मीडिया में कथित उपेक्षा पर कुछ विवाद के बाद 46 अकादमी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतकर्ता बनने के लिए आमंत्रित किया। गैल गैडोट वर्सानो 5-6 उर्फ गैडोट, हिब्रू उच्चारण ALADOT 7 जन्म 30 अप्रैल 1985। 8 एक इजरायली अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 में गिसेले याशर का किरदार निभाया था, जिसे उन्होंने 5 सीक्वल में दोहराया। गैडोट ने DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्मों 2016 से 2023 में वंडर वुमन के अपने किरदार के लिए वैश्विक स्टारडम हासिल किया, जिसमें बैटमैन वी सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस 2016, वंडर वुमन, जस्टिस लीग दोनों 2017 और वंडर वुमन 1984, 2020 शामिल है। 9, 10, 11 इसके बाद से उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड नोटिस 2021 और मिस्ट्री फिल्म डेथ ऑन द नाइल 2022 में अभिनय किया है। गैडोट को 2018 में टाइम द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था और दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली अभिनेत्रियों की वार्षिक रैंकिंग में 2 बार स्थान मिला है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गैडोट का जन्म 30 अप्रैल 1985 को पेटाह टिक्वा में हुआ था। नोट 1 जहां वह शुरू में रहती थीं। 17 बाद में वह रोश हाइन शहर में पली बड़ी। 16 गैडोट एक अश्केनाजी यहूदी परिवार से आती है, जिनकी जड़ें पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में है। 3 हिब्रू में उनके दिए गए नाम का अर्थ है लेहेर और उनके उपनाम का अर्थ है नदी के किनारे। 15
उनके जन्म से पहले उनके माता पिता ने अपने उपनाम को ग्रीनस्टीन से गैडोट में हिब्रूकृत कर लिया था। 18 उनके पिता माइकल गैडोट एक इंजीनियर है और उनकी माँ इरिथ नीवेस एक शारीरिक शिक्षा शिक्षिका है। 19 गैडोट की एक छोटी बहन है जिसका नाम दाना है। 20-21 गैडोट के पिता छठी पीढ़ी के सबरा है। 22 उनके नाना नानी 20वीं सदी के यूरोप में पैदा हुए थे। उनके दादा नाजी जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे के दौरान ऑशविट्स एकाग्रता शिविर में कारावास के बाद होलोकॉस्ट से बच गए थे, जबकि उनकी दादी द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से पहले महाद्वीप से भागने में कामयाब रहीं। 22、23、24。 गैडोट ने कहा है कि उनका लालन पालन बहुत यहूदी इजरायली पारिवारिक माहौल में हुआ था। 19 इजराइल में पलीबरी, उसने 12 साल तक जैज और हिप हॉप सीखा और नृत्य किया। 19 और उसकी पहली नौकरी एक स्थानीय बर्गर किंग में काम करने के साथ साथ बच्चों की देखभाल करना थी। 24 उन्होंने रोश हाइन में बिगिन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसमें जीव विज्ञान की पढ़ाई हुई। 24 जैसा कि इजराइल में यहूदी हाई स्कूल अक्सर अपने सोफोमोर्स को होलोकॉस्ट स्मारक स्थलों की यात्राओं पर ले जाते हैं, गैडोट 2 नाजी एकाग्रता शिविरों ऑशविट्स और माजदानेक की पहली हाथ समझ हासिल करने के लिए पोलैंड गईं। अनुभव के बारे में उन्होंने याद करते हुए कहा, मैं राख के पहाड़ के ऊपर खड़ी थी। मैं एक हकदार बच्ची उस समय मुसलमान द्वारा अनुभव की गई पीड़ा को महसूस कर रही थी। जब स्मारक समारोह में मेरा भाषण देने का समय आया तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गई और मैं कांपती हुई कंपकंपी को नियंत्रित नहीं कर सकी। मैं और अधिक परिपक्व होकर घर लौटी और अपने दादाजी के साथ इस बारे में रोई, उनके बचपन से मेरे बचपन तक का पूरा चक्र पूरा करके। साल की उम्र में गैडोट को 2 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा के हिस्से के रूप में लड़ाकू फिटनेस प्रशिक्षक के रूप में इजराइल रक्षा बलों में भर्ती किया गया था। 3-4 उन्होंने कहा है कि उनकी सैन्य पृष्ठभूमि ने उन्हें 2009 की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस में गिसेले याशर की भूमिका जीतने में मदद की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुख्य कारण यह था कि निर्देशक जस्टिन लिन को वास्तव में पसंद था कि मैं सेना में थी और वह हथियारों के बारे में मेरे ज्ञान का उपयोग करना चाहते थे। 25 अपनी सैन्य सेवा के बाद गैडोट ने इजराइल में आईडीसी हर्ज लिया, अब रिचमैन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। 26, 27, 28 आजीविका, मॉडलिंग और सौंदर्य प्रतियोगिता करियर। गैडोट ने 18 साल की उम्र में मिस इजराइल राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया, इस धारणा के साथ कि यह एक मजेदार अनुभव होगा, और ग्लैमर साक्षात्कार में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीत जाऊंगी। 29, 30, 31 बाद में वह जीत गई और उस वर्ष इक्वाडोर में आयोजित मिस यूनिवर्स 2004 प्रतियोगिता में इजराइल के लिए प्रतिस्पर्धा करने चली गई। 32、उन्होंने मिस 60, हुआवेई स्मार्टफोन, कैप्टन मॉर्गन रम, गुच्ची सुगंध, वाइन वेरा स्किन केयर, 33, 34 और जगुआर कारों के लिए एक मॉडल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का नेतृत्व किया है। 2015 में वह गुच्ची के बांस परफ्यूम ब्रांड का चेहरा बन गईं। 35 उन्हें कॉस्मोपॉलिटन, ग्लैमर, ब्राइड मैगजीन, एंटरटेनमेंट वीकली, यूएमएम, क्लियो, फैशन, ल्यूसिरे, एफएचएम पर कवरगर्ल के रूप में दिखाया गया है। गैडोट 2008 से 2016 तक फैशन ब्रांड कास्त्रो के लिए मुख्य मॉडल थीं। 36 2013 में उनकी संयुक्त वार्षिक मॉडलिंग और अभिनय वेतन NIS 2.4 मिलियन, लगभग $700,000 अनुमानित किया गया था। 37 2007 में उस समय 21 वर्षीय गैडोट मैक्सिम फोटोशूट इजराइल रक्षा बलों की महिलाएं 38-39 में थीं और फिर न्यूयॉर्क पोस्ट के कवर पर छपीं। 40、 2017 में गैडोट को FHM की दुनिया की 100 सबसे सेक्सी महिलाओं की सूची में पहले नंबर पर रखा गया था। 41、 2018 में
गैडोट रेवलॉन और रीबॉक की ब्रांड एम्बेसडर बनी। वह रेवलॉन के लिव बोल्डली अभियान और रीबॉक के बी मोर ह्यूमन अभियान के विज्ञापनों में दिखाई दी। 42、43。 अभिनय। जब गैडोट ने कॉलेज का पहला साल पूरा कर लिया तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनके एजेंट से संपर्क कर जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस में केमिली मोंटेस की भूमिका के लिए गैडोट का ऑडिशन लेने को कहा। 28। हालांकि वह यह भूमिका ओल्गा कुरिलेंको से हार गई। कुछ महीने बाद गैडोट ने 2008 के इजरायली नाटक बुबोट में अभिनय किया। 3 महीने बाद क्वांटम ऑफ सोलेस के ऑडिशन के कास्टिंग डायरेक्टर ने एक्शन फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस में गिसेले याशर की भूमिका के लिए 6 अन्य अभिनेत्रियों के मुकाबले गैडोट को चुना, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म थी। 44। 45। गैडोट ने उन फिल्मों में अपने कुछ स्टंट का काम खुद किया था। 46। 2010 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी डेट नाइट और एक्शन एडवेंचर कॉमेडी नाइट एंड डे में छोटी भूमिकाएं निभाईं। 47। 2011 में उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में वापस लाया गया, जिसमें उन्होंने फास्ट 5 में गिसेले के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। उन्होंने 2013 के फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में चरित्र को दोहराया। 2016 में गैडोट ने सुपरहीरो फिल्म बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में वंडर वुमन का किरदार निभाया। गैडोट ने इस भूमिका की तैयारी के लिए तलवारबाजी, कुंग फू, किकबॉक्सिंग, कैपोइरा और ब्राजीलियन जिउजित्सु का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें मैन ऑफ स्टील में फॉराउल के रूप में लगभग कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी गर्भावस्था के कारण इस भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय एंटजे ट्राई को कास्ट किया गया। 49, 50, 51 सुपरहीरो के रूप में गैडोट का प्रदर्शन, जो कि फिल्म में चरित्र की पहली उपस्थिति थी, को फिल्म के सर्वश्रेष्ठ भागों में से एक के रूप में चुना गया। 52 गैडोट, साथ ही वंडर वुमन अभिनेत्री लिंडा कार्टर, डीसी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष डायने नेल्सन, वंडर वुमन की निर्देशक पैटी जेंकिंस और संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव क्रिस्टीना गैलाच 21 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र में वंडर वुमन की पहली उपस्थिति की 75वीं वर्षगांठ पर उपस्थित हुई, ताकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा चरित्र को महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए मानद राजदूत के रूप में नामित किया जा सके। 53, 54 इस इशारे का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या 5 के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जो 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना चाहता है। 53, 54, 55 इस निर्णय का संयुक्त राष्ट्र के स्टाफ सदस्यों ने विरोध किया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को दी गई अपनी याचिका में कहा। 55 उसके बाद जॉन हिलकोट की क्राइम थ्रिलर 999 में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी, जहां उन्होंने केट विंसलेट और आरोन पॉल के साथ अभिनय किया था। 56 उस वर्ष के अंत में उन्होंने एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म क्रिमिनल में रयान रेनॉल्ड्स के चरित्र की पत्नी के रूप में सहअभिनय किया। 57 केविन कॉस्टनर, गैरी ओल्डमैन और टॉमी ली जोन्स के साथ। 58 वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म एक्शन कॉमेडी कीपिंग अप विद द जोन्सेस थी, जिसमें उन्होंने जैक गैलिफियानकिस, जॉन हैम और इसला फिशर के साथ एक गुप्त एजेंट की भूमिका निभाई थी। 59 आलोचक एलेक्स वेल्च ने IGN पर गैडोट के प्रदर्शन के बारे में लिखा, दुर्भाग्य से स्क्रिप्ट ज्यादातर उसके चुटकुलों के लिए एक जासूस के रूप में उसके लुक और घातक कौशल पर निर्भर करती है। 2017 में गैडोट ने अपने किरदार वंडर वुमन के लिए एक सोलो फिल्म में अभिनय किया। उन्होंने नवंबर 2017 में रिलीज हुई फिल्म जस्टिस लीग में भूमिका को दोहराया और यह उनकी तीसरी DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स किस्त थी। 61, 62, 63 उसी वर्ष गैडोट को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 64、 2018 में गैडोट। 2018 में टाइम पत्रिका ने गैडोट को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 65
और फोर्ब्स ने उन्हें $10 मिलियन की वार्षिक कमाई के साथ दुनिया की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री के रूप में स्थान दिया। 66 उसी वर्ष गैडोट ने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्म राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट में शैंक की आवाज दी। 67 गैडोट मरून 5 के गीत गर्ल्स लाइक यू 2018 के म्यूजिक वीडियो में कार्डी बी के साथ दिखाई दी। 68 2020 में फोर्ब्स ने गैडोट को दुनिया की तीसरी सबसे अधिक कमाई वाली अभिनेत्री के रूप में स्थान दिया, जिसकी वार्षिक कमाई $31.5 मिलियन थी। 69 11 अक्टूबर 2020 को गैडोट को क्लियोपेट्रा पर वंडर वुमन निर्देशक पैटी जेनकिंस के साथ फिर से जुड़ने की पुष्टि की गई, जो क्लियोपेट्रा पर केंद्रित एक महाकाव्य फिल्म है जिसे मूल रूप से पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित किया जाने वाला था। 70 बाद में जेनकिंस नेकारी स्कोगलैंड के निर्देशन में परियोजना का निर्माण करने के लिए कदम बढ़ाया। 71 2021 में गैडोट ने ड्वेन जॉनसन और रयान रेनॉल्ड्स के साथ नेटफ्लिक्स की एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड नोटिस में अभिनय किया, जिसे रॉसन मार्शल थर्बर ने लिखा और निर्देशित किया। 72 यह एक व्यावसायिक सफलता थी, लेकिन आलोचकों द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। 73 द गार्जियन के लिए लिखते हुए बेंजामिन ली ने कहा कि वह गतिविधियों के माध्यम से नींद में चल रही थी और केवल लड़ते समय ही निपुण थी। 74 अगले वर्ष उन्होंने केनेथ ब्रानग, आर्मी हैमर, अली फजल, टॉम बेटमैन और एनेट बेनिंग के साथ 2022 की मिस्ट्री फिल्म डेथ ऑन द नाइल में सहअभिनय किया, जिसे ब्रानग ने ही निर्देशित किया था। 75 लॉस एंजल्स टाइम्स के मुख्य फिल्म समीक्षक जस्टिन चांग ने उन्हें फिल्म में कमजोर माना। फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और द फ्लैश। 77 78 79 80 वह फास्ट एक्स में एक कैमियो उपस्थिति के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में भी लौट आई। 81 उस वर्ष के अंत में उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक्शन फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में एक डबल एजेंट की मुख्य भूमिका निभाई। 82 फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली। ओवेन ग्लीबरमैन ने कहा, गैडोट खेल में है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी निराशाजनक ईमानदारी है जो संवाद की सजगता के साथ मेल नहीं खाती है। 83 गैडोट डिज्नी की 1937 की एनिमेटेड फिल्म स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के लाइव एक्शन रूपांतरण में ईविल क्वीन की भूमिका निभाएंगी और अल्फ्रेड हिचकॉक की 1955 की फिल्म टू कैच ए थीफ के रीमेक में भी अभिनय करेंगी और उसका निर्माण करेंगी। दोस्तों इसका टीज़र या ट्रेलर आप बोल सकते हो आउट कर दिया गया है। बाकी इसकी रिलीजिंग डेट अभी थोड़ी लेट है, 21 मार्च 2025 को ये हमें देखने को मिलेगी। बाकी इसे वॉल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर द्वारा यानी डिज्नी द्वारा इसे बनाया गया है और डिज्नी की जो एक तरह से मूवी रहती है सारी की सारी सुपर डुपर हिट रहती हैं। बाकी इस मूवी का बजट भी भारी भरकम है, 209 मिलियन के अंदर महज इसे बनाया गया है, तो अपकमिंग कलेक्शन इसका बेहतरीन रहने वाला है। बाकी टीजर ट्रेलर आप देख सकते हैं। बाकी फाइनली हमें ये 21 मार्च 2025 को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको एक तरह से इसका कितना इंतज़ार है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।